हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का जो आपका गदखंड भाग है, उसी का हम लोग 7वां चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है ओ सदा नीरा, जिसका लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। इसी चैप्टर का जो है हम लोग VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि पूरे तरीके से आपका सभी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इससे आपके एग्जाम में एक भी बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है लेखक का पूरा परिचय आपको पढ़ा रखा है। जैसे लेखक का जन्म कब हुआ था, अगर आपको पूछ दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा 16 जुलाई को, ठीक है। 16 जुलाई 1917 को जो है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। वहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि जगदीश चंद्र माथुर का मृत्यु कब हुआ था, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा 14 मई 1978 को, ठीक है। तो 14 मई 1978 को ओ सदा नीरा के जो लेखक है, ओ सदा नीरा के जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, उनका मृत्यु कब हुआ था 1978 को, 14 मई 1978 को। वहीं पे उनकी जो जन्म है कब हुए थे 16 जुलाई 1917 को। तो इसका जो बायोग्राफी हम लोगों ने पूरे तरीके से पढ़ रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहां पर हम लोग लेखक का पूरा बायोग्राफी को पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, चंपारण क्षेत्र में भारत की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है। यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि जो चंपारण जो क्षेत्र है वहां पर बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का, यानी कि बाढ़ जो बढ़ता है तो उसका कारण क्या है। सिंपली है जंगलों का कटाई। अब आप लोग पूछेंगे इसका आंसर जंगलों का कटाई कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, यहाँ पर पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा लगा हुआ है। अब मान लेते हैं अगर यहाँ पर पेड़ नहीं होता तो सबसे पहला काम क्या होता, यहाँ पर जो मिट्टी जो है वो कटने लग जाता है ना। पेड़ क्या करता है, सबसे पहला काम पेड़ करता है कि मिट्टी को कटने से रोकता है, तो पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या हो गया, अगर यहाँ पर पेड़ रहेगा तो ये पानी को जो है ज्यादा मतलब स्पीड से जाने नहीं देगा, पानी को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करेगा, तो ये आपका दूसरा काम हो गया, है ना। तीसरा काम क्या है, बाढ़ का जो पानी है क्योंकि ये रोक के रखेगा तो ये जो बाढ़ का पानी है वो थोड़ा सा संतुलित होकर रहेगा। तो ये 3-4 काम होता है जंगल। इसलिए अगर हम लोग जंगलों की कटाई करते हैं तो इसका मतलब है कि बाढ़ आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो आपको प्रश्न यही पूछा गया था कि चंपारण क्षेत्र में, प्लीज आप लोग कॉपी कलम निकाल करके बैठिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको 100% यहीं पे जो है इसी वीडियो में याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है, ठीक है, यानी कि बाढ़ आने का जो कारण है वो क्या है। तो देखिए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का जो प्रमुख कारण है वो है जंगलों का काटना। क्या है, जंगलों का काटना। अब आगे देखते हैं, जंगल के वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं, ठीक है, यानी कि जंगल का जो वृक्ष है वो जल को अपने वृक्ष अपने जड़ में क्या रहते हैं, रोक के रखते हैं, थाम के रखते हैं। नदियों को उन्मुक्त नवयन बनाने से रोकते हैं, यानी कि नदियों को जो है भरने से उभरने से रोकते हैं। उत्तल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करते हैं, और जो नदी की धारा बहुत तेजी से बहती है उसको भी कहीं ना कहीं संतुलन करता है। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज्यादा हो जाती है तब बाढ़ आती ही है, लेकिन जब बीच में उसकी शक्ति को ललकारने वाले या गगनचुंबी वयन ना हो तब नदियां प्रचंड काली का रूप धारण कर लेती है। यानी कि कहने का मतलब है कि बाढ़ कब आती है, जैसे मान लेते हैं नदी है, अब इस नदी से थोड़ा ऊपर निकल जाएगा तभी तो बाढ़ आएगा। मान लेते हैं एक गिलास में हम लोग पानी भरते हैं ना, तो गिलास में पानी भरते हैं। अब मान लेते हैं इस गिलास में अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा पानी भर देंगे, जितना इसका कैपेसिटी है उससे अगर ज्यादा पानी भर देंगे तो ये पानी क्या होगा, गिर जाएगा, यानी कि पानी क्या हो गया, उभर गया, है ना। तो वही नदी में बाढ़ कब आती है, तो जब पानी जो है वो नदी से बाहर निकल जाती है। तो अगर नदी से बाहर पानी निकलेगी, वहीं पे अगर हम लोग पेड़ वगैरह लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है कि पानी जो है कहीं ना कहीं संतुलित रहेगा, वो पानी ज्यादा तेजी से नहीं बहेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग पेड़ पौधा नहीं लगाएंगे नदी के चारों तरफ में, तो फिर क्या होगा, ये पानी जो है बहुत तेजी से बहने लगेगा और हो सकता है मिट्टी वगैरह भी बहुत तेजी से कटने लगे, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रश्न का आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। यानी कि इतिहास की जो कीमियाई जो प्रक्रिया है इसका मतलब क्या है, देखते हैं। देखिए, कीमियाई प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पारे को सोने में बदला जाता है। ये पारा आपका जो है पारा है ना, Hg पारा जो आप लोग सुने होंगे। तो कीमियाई प्रक्रिया क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पारे को यानी कि पारा को सोने में बदला जाता है। यानी कि एक धातु ही है पारा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं Hg, है ना, Hg, और सोना को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, Au। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कीमियाई जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आपका पारा है उसको हम लोग किसमें बदलते हैं, सोने में बदलते हैं। फिर पारे को कुछ विलेपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यानी कि पारा जो है उसको फिर क्या किया जाता है, कुछ विलोपनों के साथ, यानी कि कोई चीज लपेट करके फिर उसको टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। वो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए। पाठ के संदर्भ में लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पारा जब कुछ विलोपनों के साथ गर्म करके एक दूसरे प्रकार का पदार्थ बन जाता है, यानी कि जिस प्रकार पारा को जब हम लोग विलेपन से लपेटे उसके बाद उसको गर्म किए तो कहीं ना कहीं वो कोई दूसरा पदार्थ बन गया, है ना। जैसे मान लेते हम लोग कोई सब्जी पका रहे हैं, तो हम लोग अगर करेला अगर लोहिया में डाले
तो फिर उसको पकने के बाद वो कुछ और बन जाता है ना, थोड़ा सा मतलब अजीब जैसा टेस्टी, कलर भी बदल जाता है, कुछ ना कुछ बदलाव हो ही जाता है। तो वैसे ही अगर पारा को हम लोग विलोपनों के द्वारा गर्म करेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो बदलेगा, है ना। तो पाठ के संदर्भ में लेखक यही कहना चाहता है कि जिस प्रकार सब कुछ विलोपनों के साथ, जब कुछ विलोपनों के साथ हम लोग पारा को गर्म किए तो ये एक दूसरे प्रकार का पदार्थ बन जाता है, यानी कि ये दूसरा, पहले रहता है पारा लेकिन ये फिर कोई दूसरा प्रकार का पदार्थ बन जाता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण से आई 10वीं संस्कृति और रक्त यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गया तथा एक मिश्रित संस्कृति का रूप लेकर एक नया आकार ले बैठी। यही है इतिहास की कीमियाई। यानी कि सिंपली कहने का मतलब यही है कि कोई लोग अगर बाहर से आया और इंडिया में आया तो 100% है कि वो जो अपना कल्चर है उसको तो लेके यहाँ पर आया ही है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत इंडिया का भी कल्चर को अपना लेगा और थोड़ा बहुत अपना भी कल्चर लेके आ जाएगा और वो मिक्स करके कुछ अलग ही कल्चर बना देगा। तो यही इसी प्रोसेस को या फिर इसी को हम लोग कहते हैं इतिहास की, इसी को कहते हैं इतिहास की कीमियाई। क्या कहते हैं, इतिहास की कीमियाई। सिंपल मतलब आपको समझ में आ गया, यानी कि कोई आने के बाद थोड़ा सा रूप उसका बदल जाए और थोड़ा सा रूप, कोई जैसे बोले कि यूरोप का कोई आदमी, जैसे अमेरिका का कोई आदमी इंडिया आया तो थोड़ा बहुत इंडिया का रूप ले लिया, थोड़ा अपना तो था ही, दोनों को मिला करके कुछ और ही बन गया। बस यही है आपका इतिहास की कीमियाई। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, धाकड़ शब्द का जो ये प्रयोग है, मतलब कि अर्थ है, वो अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। धाकड़ शब्द का आपको मीनिंग पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, यह औरब भाषा का शब्द है। ये क्या है, औरब भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर, जिसका मतलब क्या होता है, भाड़े का मजदूर। ये धागर एक जो है आदिवासी जाति भी है और ये जो धागर है वो एक आदि धांगर, ठीक है, धांगर, ये जो धांगर है वो एक आदिवासी जाति भी है। इसको नीलहे अंग्रेज मजदूर और नील की खेती करने हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिणी बिहार के एक छोटा नागपुर पठार से, जहां पर जो कि चंपारण, आप लोगों ने सुना होगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी के द्वारा सबसे पहले चलाई गई थी, कब, 1917 में, है ना। तो वही चीज कहा जा रहा है कि ये औरब धागर, मतलब कि धागर जो है ये किसका, औरब भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है भाड़े का मजदूर। यानी कि धागर का मतलब क्या होता है, भाड़े का मजदूर। और ये इसका काम क्या होता था, नील का खेती किया जाता था। किसके द्वारा करवाया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा, है ना। 18वीं शताब्दी में जो दक्षिण के बिहार के जो एक छोटा सा नागपुर पठार से, जो कि चंपारण में है, वहीं से लाए थे। और धागर जाति आदिवासी जातियों ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज थे। और ये जो धागर जाति है आपका, धागर जाति, ये किसका वंशज है, लोहार का और ओराव मुंडा का, इसका जो है वंशज है। पर ये अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। धांगर जाति के व्यक्ति मिश्रित औरब भाषा में ही बात करते हैं, ठीक है। यानी कि जो धांगर जाति है वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं और वो जो है मिश्रित औरब में बात करते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको, उसके अंदर आदिवासी का भी गुण है और थोड़ा सा उसके अंदर हम लोगों का भी गुण है। तो वो क्या है, मिश्रित औरब भाषा में ही बात करते हैं। निबंध के अनुसार धोंगरों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। इस जाति के नर नारी मध्या के समय मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्यों का आयोजन भी करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले आपको क्या पूछा, धांगर शब्द का मतलब, तो आपको बोल देना भाड़े का मजदूर। और ये जो है एक प्रकार का आदिवासी जाति भी है, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं कहते हैं, ठीक है, ये तो नहीं कहते हैं लेकिन हम लोग कहते हैं। और ये जो है मिश्रित आदिवासी है। मिश्रित आदिवासी क्यों कहा गया, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत आदिवासी का भी गुण है और थोड़ा बहुत हम लोगों का भी गुण है। सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, थोड़ा सा जो है ना इधर गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ रही है, तो अभी हमने जो है फैन को ऑन कर दिया है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आए, बट प्लीज आप लोग अच्छे से देखिएगा, मैं पूरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा बहुत ज्यादा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। यानी कि आपको जो है थारुओं की कला का आपको परिचय देने के लिए कह रहा है पाठ के आधार पर, यानी कि इस चैप्टर के आधार पर। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। ये तीनों काम मैं आप लोग को बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि बार बार बोलने पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। एक ही बार बोलेंगे और एक बार लास्ट में, तो प्लीज आप लोग कर दीजिए। चलिए, तो थारुओं की कला का परिचय जो है पाठ के आधार पर आपको देने के लिए कह रहा है। चलिए, आंसर को हम लोग देखते हैं। थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का जो है एक अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीखों से बनाया जाता है, वह जो है सीखों से बनाया जाता है। उसकी कई रंगों के द्वारा डिजाइन बनाई जाती है। सीख की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगी होती है। दीपक जो प्रकाश बिखेरता है उसकी आकृति भी कलापूर्ण होती है। शिकारी किसान के काम के लिए जो पदार्थ मुंज से बनाए जाते हैं वहां भी सौंदर्य और उपयोगिता का विलक्षण मिश्रण रहता है। उनके यहाँ नववधु जब प्रथम बार खेत पर खाना लेकर अपने पति के पास जाती है उस समय का दृश्य बड़ा कलात्मक होता है। वो अपने मस्तक पर एक पीरी रखती है जिसमें 3 लटें वेणियों की भांति लटकी रहती है। प्रत्येक लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष के सफेद दाने पिरोए रहते हैं। पीरे के ऊपर सीख की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रहता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभाल जब
वह लाज भरी सुहाग भरी धीरे धीरे खेत की ओर पग बढ़ाती है तो सीप की वेणियां रजत कंगन की भांति झंकृत हो उठती है और सारे गांव को पता चल जाता है वधु अपने प्रियतम को कलेवा कराने जा रही है। यानी कि आपको पूछ रहा था कि थारुओं की कला का आपको परिचय पूछ रहा था, तो आपको ये जो है परिचय लिख देना है सिंपल सा 2-3 वर्ड में, इतना बड़ा अगर आप नहीं लिखेंगे तो ठीक है। 2-3 लाइन, जैसे यहाँ पर सबसे पहला लाइन आपका क्या था कि ये जो है एक प्रकार का उनके दैनिक जीवन का अंग है। ये जो थारुओं की कला है वो दैनिक जीवन का उसका अंग है और जिसमें धान रखा जाता है, वह सीकों से बनाया जाता है, उसकी कई रंगों के द्वारा डिजाइन बनाई जाती है। सिंह की जो रंग है वो सिंह की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झलार लगी होती है ना। तो इस प्रकार का आपको थोड़ा बहुत आंसर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 4 का, वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर आपका 5 है, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? यानी कि जो है अंग्रेज जो नील की खेती करते थे तो ये करवा के किसानों पर जो है क्या अत्याचार करते थे। ठीक है, सिंपली देखिए, अंग्रेज जो है नील है किसानों पर बहुत, नील है किसान का मतलब क्या हो गया जो किसान नील की खेती करते हैं उन्हें बोला जाता है नीलहे किसान। ठीक है, तो अंग्रेज जो है नीलहे किसानों पर बहुत से अत्याचार करते थे। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, उन्हें कुल भूमि की एक निश्चित भारत पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। यानी कि उन्हें कुल भूमि की एक निश्चित भाग पर, यहाँ पर भाग होगा आपका, ठीक है, निश्चित भाग पर नील की खेती करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था, बाध्य किया जाता था। बाद में इसे मुक्त करने के लिए मोटा रकम ली गई और बाद में इसे, यानी कि अगर आपको नील की खेती नहीं करना है तो आप इतना रकम दीजिए, तो ऐसा भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अगर आपको नील की खेती नहीं करना है तो आप हमको पैसे दीजिए, है ना। अंग्रेज जो है ऐसा किया। इन गोरे ठेकेदारों ने, यानी कि इन अंग्रेजों ने बहुत कम अदायगी में हजारों एकड़ जमीन ले ली। इसके अतिरिक्त किसानों को कई तरह के कर तथा नजराने भी देने पड़े। यानी कि इसके अलावा किसानों को जो है कई तरह के टैक्स भी देने पड़े और नजराने भी देने पड़े, है ना। ये हो गया आपका अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 6, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्या दिलचस्पी नहीं ली? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है? गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? देखिए, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज में इसलिए दिलचस्पी नहीं ली ताकि दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे। इस तरह चंपारण पर बरसों तक ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया वाला शासन चलता रहे, है ना। छत्र छाया वाला जो शासन है वो इस तरीके से आपका चलता रहे, इसीलिए बंगाल पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी नहीं ली, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 7, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? और ध्यान रखिएगा, ये जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा ये पहला सत्याग्रह था, यानी कि पहला आंदोलन था जो कि 1917 में हुआ था। क्योंकि आप सबको पता है गांधी जी जो है अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 1915 में, और जस्ट 2 साल के बाद यानी कि 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया था। तो चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? देखिए, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने अनेकों काम किए। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया है, बरहरवा, मधुवन और भितिहारवा, ये सभी नाम है आपका, ठीक है। तो आश्रम विद्यालय जो 3 स्थापित किया है वो क्या क्या है? एक आपका बरहरवा, एक है मधुवन और एक है भितिहारवा। तो ये हो गया आपका चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, ये आपका उसका आंसर है। टोटल 3 विद्यालय जो है उन्होंने स्थापित किए, है ना। अब देखते हैं गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श जो है वो क्या थे, अब इसको हम लोग समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका, तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूँ तो उसको कम से कम स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखिए गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। देखिए, गांधी जी तत्कालीन शिक्षा पद्धति से सहमत नहीं थे। उनका जो पत्र चंपारण के कलेक्टर के नाम से था उसी से उनके शिक्षा संबंधी आदर्श स्पष्ट हो जाते हैं। गांधी जी पुराने लोग के पक्षपाती नहीं थे और वर्तमान शिक्षा पद्धति को बड़ा खौफनाक और हे मानते थे, यानी कि बहुत गलत मानते थे, है ना। गांधी जी जो है पुराने लोग के पक्षपाती नहीं थे, ठीक है, और वर्तमान शिक्षा पद्धति को बड़ा खौफनाक और है मानते थे। उनका आदर्श था बच्चों में चरित्र और बौद्धिक विकास, यानी कि गांधी जी का आदर्श क्या था? बच्चों में चरित्र हो, कैरेक्टर हो और उनका बौद्धिक विकास। कारण वर्तमान पद्धति बच्चों को बौना बना दी है, और अभी जो है अभी का जो पद्धति है अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो अभी क्या हो जाता है, उसका विकास जो है वर्तमान पद्धति बच्चों का जो है वो क्या हो जाता है, बौना हो जाता है ना। उनका ध्येय तथा वर्तमान शिक्षा पद्धति के दोषों से बचकर मात्र उसके गुणों का ग्रहण उनका उद्देश्य तथा बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो,
जिनका चरित्र निस्लुप हो। गांधी जी की वास्तविक शिक्षा यही थी, ज्ञान, चरित्र एवं बौद्धिक विकास। विद्यालय शिक्षा तो उसका माध्यम मात्र, जीविका हेतु शिक्षा तो उसका माध्यम मात्र हो गया। जीविका हेतु जो बालक नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की भी व्यवस्था रहेगी। यह भी नहीं है कि शिक्षा प्राप्ति के उपरांत यानी कि शिक्षा प्राप्ति के बाद बालक अपने परंपरागत व्यवस्था का परित्याग कर दे। वे जो भी ज्ञान विद्यालय में प्राप्त करेंगे उसके माध्यम से ग्रामांचल में कृषि व्यवसाय आदि को उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। ये हो गया आपका गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि है पुंडलिक जी कौन थे। उसके बाद आपका लास्ट 10वां प्रश्न है और भी 1-2 प्रश्न, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न क्या था, पुंडलिक जी कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। पुंडलिक जी कौन थे, प्रश्न आपका पुंडलिक जी कौन थे, बताइए रसोरे में कौन था। तो बताइए पुंडलिक जी कौन थे, आंसर देखते हैं। ये भितिहरवा घालय में शिक्षक थे, ठीक है। ये वित्तीय विद्यालय होगा यहाँ पर आपका। ये जो है भितिहरवा विद्यालय में क्या थे, एक शिक्षक थे। सन 1917 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था, ठीक है। तो 1917 में जो है ये पुंडलिक जी को कौन बुलाया था, गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था भितिहरवा आश्रम की व्यवस्था देखने और शिक्षा देने हेतु, ठीक है। क्या करने के लिए, आश्रम में जो है व्यवस्था के लिए, व्यवस्था यानी कि सभी का व्यवस्था करने के लिए और शिक्षा देने के लिए जो है इन्हीं को गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बुलाया था। किसको, पुंडलिक जी को, ठीक है। उनको यह भी काम सौंपा गया था कि ग्रामवासियों के दिल से जो है भय यानी कि जो डर है उसको दूर किया जाए। यानी कि जो भी ग्रामवासी है उस समय जो भी डरे हुए थे अंग्रेजों से, तो उनका जो भी भय है, जो भी डर है, उनको क्या किया जाए, दूर किया जाए। ये कौन कहा था, गांधी जी कहा था। किनसे, पुंडलिक जी से, उसी से जो है करने के लिए कहा था, है ना। ग्रामवासियों से जो अपना डर है उसको दूर किया जाए। वे वहाँ 1 वर्ष रहे, फिर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। यानी कि पुंडलिक जी जो है वहाँ आश्रम में 1 वर्ष तो रहे, लेकिन 1 वर्ष के बाद जो है फिर उन्हें जिले से यानी कि उस जिला से बाहर निकाल दिया, दूसरा जिला भेज दिया गया, ठीक है। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी 3 साल में अपने पुराने स्थानों को देखने को आ जाया करते थे। लेकिन इतने समय के बाद भी जो है 3 साल में अपने पुराने स्थल को देखने को आ जाया करते थे। उनके शिष्य भी मौजूद थे। वृद्ध हो चले किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज थी, उनका समर्पण भी पूरा था। ये हो गया आपका पुंडलिक जी, है ना। सिंपल सा आपको याद रखना है कि इसको जो है गांधी जी 17 ईस्वी में बुलाए थे आश्रम में और शिक्षा देने के लिए और लोगों की व्यवस्था के बारे में, ठीक है। फिर उनको जो है 1 वर्ष के बाद फिर जो है उन्हें अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दिया गया। तो ये सभी लाइन जो है आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 10। प्रश्न आपका, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है। यानी कि जो ओ सदानीरा जो पाठ है, तो ये आपके समक्ष किस तरह का प्रश्न, यानी कि ओ सदानीरा नाम से या फिर ये पढ़ने से आपके दिमाग में कौन सा सवाल आता है। सिंपल सा जवाब है कि आप सिंपल सा सवाल है कि आपके दिमाग में कौन सा जवाब आता है ना। बहुत ही आसान भी प्रश्न आपका। चलिए देखिए, यह पाठ हमारे आसपास हमारे सामने कई प्रश्न खड़े कर देता है। यानी कि यह पाठ आपके सामने कैसे प्रश्न खड़ा कर रहा है, तो यह पाठ जो है हमारे सामने कई प्रश्न खड़े कर देता है। प्रकृति का दोहन, जंगल काटे गए, बेशुमार काटे गए और परिणाम सामने आया बार। दलदल और गांवों की बर्बादी, मानव छोटे हित के सामने व्यापक हित कूड़ेदान में फेंक देता है। और नीलकोठी के अंग्रेजों और उनके भीषण अत्याचार सह गए क्यों। मात्र स्वार्थ और संगठित के अभाव में उन्होंने झोपड़ियाँ जला दी लोभ के लिए और फिर उन्हीं की सेवा में जुट गए। गांधी जी का आगमन एक वरदान बना और यह भी सत्य है कि यह चंपारण ही था जिसने महात्मा गांधी को गांधी बना दिया और उनके सारे गुणों को उजागर कर उन्हें महात्मा गांधी बना दिया गया, ठीक है। उन्हें सारे गुणों को उजागर कर उन्हें महात्मा गांधी बना दिया। बौद्ध स्तूप मठ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है ना। उनकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। हमारी सांस्कृतिक विरासत मिटती जा रही है। गंडक की तबाही भी हमें हिला देती है। यह हमारी आक्रमणीयता का प्रतिफल है, सामूहिकता के अभाव का कुफल है। उस योजना बन सकती है पर सोच ही नहीं गया, है ना। उस योजना बन सकती है पर सोच ही नहीं गया। तो ये हो गया पाठ का आपके समझ। ये जो है आपके दिमाग में प्रश्न उठता है, आप लोग अच्छे से आंसर को देख लीजिएगा। अब देखिए अगला है आपका, चीन और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका ये सारांश दिख रहा है ना, ये जो सारांश आपको दिख रहा है पाठ का सारांश, ये जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो आपको लिंक मिलेगा,
ठीक है, पार्ट 1 का लेखक परिचय का, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा सारांश को, पार्ट 1 को, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो है आपको पार्ट 1 को आपको सारांश को अच्छे से देख लेना, और पूरा बायोग्राफी भी आपको बताया है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है, चीन और मन किसे कहते हैं, वह कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। देखिए, चंपारण में गंडक नदी के दोनों ओर विभिन्न आकृतियों के ताल बने हुए, ठीक है। चंपारण में गंडक नदी के दोनों ओर जो है विभिन्न आकृतियों के ताल बने हुए हैं। ताल कहीं उथले हैं और कहीं गहरे, कहीं पे उभरा हुआ है, कहीं पे गहरा। ये सभी ताल टेढ़े मेढ़े हैं। इन तालों में निर्मल जल भरा हुआ है। इन तालों को ही चौर और मन कहते हैं। जो उथले ताल होते हैं उन्हें चौर कहा जाता है। चौरों में गर्मियों व सर्दियों में पानी कम हो जाता है। इसके विपरीत विशाल व गहरे तालों को मन कहा जाता है। इसके द्वारा खेती भी लिखी जाती है ना। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 11। तो हम लोगों ने टोटल 11 प्रश्न को किया। एक आपका जो सारांश है वो रह गया, तो सारांश हम लोग ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं पार्ट 1 में लेखक परिचय में, जाकर के एक बार देख लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा, एकदम समय आपके पास कम है, तो अच्छे से मेहनत से आपको एक एक चीज़ नोट करके अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।